तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। प्रो ट्रे में सब्जियों के स्वस्थ पौध तैयार करने की तकनीकी और इसके लाभ। सेब, आड़ू, प्लम के बागों में उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी। मधुबक्सों का स्थानांतरण करते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें बहुत सी सब्जी वाली फसलों का पौध तैयार करके रुपाई की जाती है। हमारे किसान भाई जब सामान्य तरीके से खेत में बीजों की बुआई करते हैं तो बीजों का कम जमाव होता है। ऐसे में बीज महंगा होने के कारण किसानों को अधिक हानि होती है। इसलिए प्रो ट्रे में पौध तैयार करने की तकनीकी किसानों के बीच बहुत प्रचलित हो रही। तो प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने की क्या है तकनीक और इसके क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ के डॉक्टर मनोज सोनी से। मैं आज आप किसान भाइयों के बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग सीडलिंग तैयार करते हैं, जो सब्जी खेती करते हैं, उसका जो हम तैयार करते हैं बीज से पौधे नर्सरी के लिए, तो उसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल किसान भाइयों ने एक चीज़ देखा होगा आपने कि जो सब्जी की सीड हैं हाइब्रिड आती हैं, बड़ी महंगी आती हैं, और हम लोग जो नर्सरी तैयार करते हैं बाहर में, उसमें एक दिक्कत ये आती है कि जितने हम सीडलिंग तैयार करते हैं उसमें काफ़ी कुछ पौधे मर जाते हैं। और एक चीज़ और है कि जब हम फील्ड में लगाते हैं तो वहाँ से जब सीडलिंग को अपने खेत तक ले जाते हैं तो उसमें रूट उतना अच्छी तरह से नहीं आ पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पौधे के बढ़ाव में दिक्कत आती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको एक आज नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है जो इसको प्रो ट्रे बोलते हैं। किसान भाइयों, चाहे आप छोटे स्तर पर सब्जियों की खेती करना चाहते हो या अधिक क्षेत्रफल पर, इस तकनीक से ही सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। इस तकनीक से अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये कार्य पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में ही करें। आप खुले क्षेत्र में भी इस तकनीक से नर्सरी उगा सकते हैं। लेकिन खुले क्षेत्र में प्रो ट्रे में अधिक गर्मी और अधिक ठंड में नर्सरी ना उगाएं। तो इस तकनीक से कैसे नर्सरी उगाते हैं, आइए जानते हैं। प्रो ट्रे में सीडलिंग तैयार करते समय आप देखिए, प्रो ट्रे ये 108 छेद का होता है और ये मार्केट में 25 से 30 रुपए का आता है। और इसके जो सीडलिंग होते हैं, ये देखिए ये देखिए आप कि इसमें पूरा रूट जितना है पूरे आपको सारे दिख रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप जब इसको अपने खेत में लगाएंगे तो पौधे का जो ग्रोथ होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपका जो फसल होगा काफ़ी ठीक होगा। हमारे पास अगर बर्मी कोलाइट हो या परलाइट हो, नहीं तो हमारे पास केचुए की खाद अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो भी नहीं है तो गोबर की सड़ी खाद हम लेके और इसमें भर देते हैं।
यदि वर्मिलाइट, परलाइट और नारियल के बाहर के छिलके का पाउडर, जिसे कोकोपिट कहते हैं, उपलब्ध हो जाए तो 2 भाग कोकोपिट, 1 भाग वर्मिलाइट और 1 भाग परलाइट मिलाकर मिश्रण तैयार करें और प्रो ट्रे में भरकर बीजों की बुआई करें। इसके बाद इसमें थोड़ी सी पेंसिल कितने बड़ी, मतलब 5 से 7 10 सेंटीमीटर की एक लकड़ी लेके वहाँ से एक छेद करते हैं, दबाते हैं और उसी में सीड लगाते हुए चले जाते हैं। इसके बाद उसको हाथ से बस ऐसे कर दीजिए, हाथ से उस मिट्टी को दबा दीजिए और उस पर हल्का सा पानी जो है, आप एक हजारा लेके उससे हल्की सिंचाई की जाती है और 1-2 दिन के लिए उस पर पॉलीथीन अगर आपके पास है वाइट कलर का, उससे कवर कर दीजिए, जिससे उसमें जो टेम्परेचर है जर्मिनेशन के लिए ऊपर टेम्परेचर मिल पाता है, तापमान मिल पाता है, जिसके कारण से सीडलिंग की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और आपका 20 से 25 दिन में बैगन है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, ब्रोकली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आराम से तैयार हो जाता है और इसके बाद हम अपने खेत में उसको आसानी से लगा के और बढ़िया उसकी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। सेब, आड़ू, प्लम के बागों में उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सेब, आड़ू, प्लम इत्यादि के बाग बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं, जिसमें आगामी माह में फूल और फल आना प्रारंभ हो जाएगा। तो किसान भाइयों, बाग से अधिक फलन के लिए बाग में उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है, बता रहे हैं चौबटिया उत्तराखंड के विषय विशेषज्ञ KN भगत। जनवरी और फरवरी में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास का प्रयोग करना है। नाइट्रोजन जो है आप यूरिया के रूप में या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इसी प्रकार से आपको जो यूरिया का प्रयोग करना है वो थावले में छिड़क के करना है, क्योंकि ये जो यूरिया होती है ये जल्दी नमी में जो है घुल के मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए आपको इसको छिड़क के प्रयोग करना है। और उसके अलावा जो आपका फॉस्फेट और पोटास है ये जो है देर से खुलती है और पौधे को देर से प्राप्त होती है, इसलिए इसका प्रयोग आपको पेड़ का जितना ऊपर फैलाव है उतने नीचे एक थावला जो है पूरा गोलाई के आकार का थावला बना लेना है, उसमें आप जो है फॉस्फेट और पोटास का प्रयोग करें। ये तो आपका खाद के बारे में हुआ। और इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है, इसमें हम जो अगर नाइट्रोजन की मात्रा 5 भागों में बांट दें, पहले जो मात्रा 3/5 भाग है वो जो है आप फरवरी में प्रयोग कर सकते हैं और पोटास की आधी मात्रा, फॉस्फेट की पूरी मात्रा का प्रयोग आप फरवरी में कर सकते हैं और नाइट्रोजन की शेष जो है 1/5 भाग को आप माह अप्रैल या मई के पहले सप्ताह में और पोटास की आधी मात्रा का प्रयोग अप्रैल और मई के उसमें कर लीजिए। खाद के प्रयोग करने के बाद आप जो है 1/5 भाग जो आपकी नाइट्रोजन बचती है वो जब आप फल तोड़ लेते हैं, उसके बाद माँ फल तोड़ने में जनरली जो है सितंबर के उसमें फल तोड़ाई हो जाती है, तो सितंबर के बाद आप जो है 1/5 नाइट्रोजन की खेतों को नाइट्रोजन जो है पेड़ को दे सकते हैं। खेत में जो है हमने फर्टिलाइज़र का प्रयोग भूमि में किया। इसके अलावा आप जब जो है गर्मियों में ड्राई हो जाती है तो इसमें जो है पोषक तत्वों को आप जो है पानी छिड़काव द्वारा भी दे सकते हैं। तो पानी छिड़काव के लिए जो है आप 10 लीटर पानी में 50 ग्राम यूरिया, 80 ग्राम पोटेशियम डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट और 100 ग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटास का जली घोल का प्रयोग कर सकते हैं। पानी छिड़काव के लिए जो है आपको कुछ बातों में ध्यान रखनी चाहिए। एक तो जो है पानी छिड़काव आप जो है सुबह के मौसम में
जब मौसम एकदम साफ हो उस वक्त करना चाहिए। और अगर हवा चल रही है या बारिश होने की संभावना है तो आप जो है पानी छिड़काव न करें। ये पानी छिड़काव जो है आप जब फूल आने के बाद जब उसकी पंखुड़ियाँ झड़ने लगती हैं तो ये जो है आप पानी छिड़काव कम से कम जो है 5 अंतराल में कर सकते हैं। पहला छिड़काव आपने पंखुड़ी गिरने पे किया, उसके अगले सप्ताह जो है फिर आप ये कर लें। इस प्रकार जो है आप 5 पानी छिड़काव करने पे जो है पौधे को जो है वो पोषक तत्वों को पानी छिड़काव द्वारा भी दे सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां आपके लिए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द होंगे हाजिर। मधुबक्सों का स्थानांतरण करते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जो किसान मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन वो इस व्यवसाय से अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब वो इनके लिए फूलों की उपलब्धता बनाए रखें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए समय समय पर हमारे मधुमक्खी पालक मधुबक्सों का स्थानांतरण फूलों की उपलब्धता वाले स्थान पर करते रहते हैं। तो मधुबक्सों का स्थानांतरण करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, इस बारे में सुझाव दे रही हैं कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर स्वाति सिंह तोमर। आज मैं आपको मधुमक्खी पालन किस प्रकार किया जाए और उनका स्थानांतरण में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और उनका स्थानांतरण किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। मधुमक्खियों को स्थानांतरित करने से पहले हमें उनके समय की और उनके स्थान की और उनके फूलों की उपलब्धता की पर्याप्त जानकारी उस स्थान की होनी चाहिए जिस स्थान पर हम मधुमक्खियों को स्थानांतरित कर रहे हैं। मधुबक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सबसे पहले मधुबक्सों की अच्छी तरह से पैकिंग करनी चाहिए। यदि आपने पैकिंग करते समय किसी भी तरह की असावधानी बरती तो मधुमक्खियों के छत्ते टूटने से आपको नुकसान हो सकता है। स्थानांतरित करते समय एक जो विशेष बात है उसका भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मधुमक्खियों को जब भी स्थानांतरित करने से पहले ले जाएं तो मधुमक्खी के बक्सों पे और फ्रेम्स पर नंबर अवश्य डाल दें। और नंबर अवश्य डालते वक्त उसमें मधुमक्खियों की जो फ्रेम्स हैं उनको आपस में टकराने से बचाने के लिए उनमें कोई भी पेपर और इसका भी यूज कर सकते हैं या फिर बोरों के माध्यम से भी ले जा सकते हैं। और एक जालीनुमा ढक्कन बनता है और जालीनुमा ढक्कन को भी ठोक करके हम बक्सों के ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम जो मुख्य ढक्कन होता है उसका प्रयोग नहीं करते। उससे मधुमक्खियों में घुटन पैदा नहीं होती और उनमें हमें छोटी 14 नंबर की कील ठोक करके तथा उनके फ्रेम में बोरे फंसा करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम 14 नंबर की कील या कोई भी कील से फ्रेम्स को नहीं ठोकेंगे या उनमें बोरे नहीं फंसाएंगे तो मधुमक्खी के फ्रेम आपस में टकराएंगे और मधुमक्खियां टकराने के कारण नष्ट हो जाएंगी और हमारे बक्से पहुंचने से पहले ही सारे बक्से, जब गाड़ी चलती है तो वो हिलती है और बक्से हिलने के कारण आपस में टकराने के कारण रानी मक्खी भी नष्ट हो सकती है और हमारी कमेरी मक्खियां हैं वह भी आपस में टकराने के कारण मर सकती हैं। मधुमक्खी के मुख्य द्वार को बंद कर देना चाहिए और उस पर मिट्टी का लेप लगा दें या फिर थर्माकोल की गिट्टी फंसा करके उस मुख्य द्वार को बंद कर दें। मुख्य द्वार को बंद करने के बाद फ्रेम में पर्याप्त मात्रा में छत्तों में शहद होना चाहिए। हमारे कुछ मधुमक्खी पालक किसान मधुबक्सों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन करते समय सावधानी नहीं रखते, जिससे उनकी मधुमक्खियां रास्ते में ही उड़ जाती हैं या फिर मर जाती हैं। इसलिए परिवहन के समय कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समय 1 से 2 दिन का लग जाता है तो मधुमक्खियों को रास्ते में सरवाइव करने के लिए मधुमक्खी में शहद उपलब्ध होना जरूरी है। मधुमक्खियों के स्थानांतरण से पहले मधु निष्कासन ना करें।
मौसम जब कोहरा हो, धुंध हो या पानी जैसा मौसम हो तो मधुमक्खी के बक्सों को ना खोलें और ना ही उनसे मधु निष्कासन करें। मधुमक्खी के बक्सों को ले जाते हुए हमें बक्से ऐसे शिफ्ट करने चाहिए कि उनका मुख्य द्वार से मुख्य द्वार एक दूसरे के पीछे उपस्थित हो। पहले हमें किसी ट्रक से या जो भी हम गाड़ी जिससे हम स्थानांतरित कर रहे हैं और हम जिस स्थान तक हमें जाना है वहां नहीं पहुंच पा रहे और सवेरा हो गया है, सूरज निकल आया है, उस स्थिति में हमें बक्सों को किसी खुले स्थान पर निकाल करके रख देना चाहिए और पहले बक्सों को 10 से 15 मिनट तक सामान्य होने दें। उसके बाद उनके मुख्य द्वार को खोलें। ट्रक से निकालकर सीधे अगर हमने बक्से खोल दिए तो मधुमक्खियां आक्रामक होकर के काट सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। फिर शाम को उन्हें मधुमक्खियों के बंस को दोबारा कील ठोक करके और छत्तों को आपस में बोरी से फंसा करके टाइट करके फिर उनका मुख्य द्वार बंद करके फिर मधुमक्खी के बक्से को स्थानांतरित करके गंतव्य स्थान तक आप पहुँच सकते हैं। किसान भाइयों, मधु बॉक्सों से अधिक शहद प्राप्ति के लिए पर्याप्त फूलों की उपलब्धता वाले स्थान का चयन तो करना ही है, साथ ही साथ मधु बॉक्सों के स्थानांतरण के बाद भी मधुमक्खियों की देखरेख करनी चाहिए, जिससे मधुमक्खियां आसानी से पराग इकट्ठा कर सकें। सबसे पहले मधुमक्खी पालक इस बात का ध्यान रखें कि आजकल सरसों का सीजन है और सरसों के सीजन में फूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगी कि अपनी मधुमक्खी कॉलोनियों को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर मधुमक्खी के लिए पर्याप्त सरसों का फूल उपलब्ध हो तथा आसपास आने जाने की सुविधा अच्छी हो और पानी की उत्तम व्यवस्था हो। ऐसे स्थान पर मधुमक्खी की कॉलोनियों को जाकर के लगाया जा सकता है। सबसे पहले हमें कॉलोनियों पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको ऐसे स्थान पर रखें जहां उन्हें धूप मिलती रहे और पूर्व दिशा की ओर उसका मुंह हो। मधुमक्खी जिस मुख्य द्वार से अंदर जाती है तथा जिस मुख्य द्वार से बाहर आती है उसका जो मुंह है, मधुमक्खी के बक्से का पेटी का जो मुख्य स्थान है जहां से मधुमक्खी आने जाने का रास्ता करती है, उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मौसम साफ होता है या धूप निकलती है मधुमक्खी अपने कार्य के लिए उसी मुख्य द्वार से बाहर जाती है और अंदर प्रवेश करती है। शीतकाल का मौसम अत्यधिक उत्तम रहता है। बस इस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिन खेतों के आसपास हमने मधुमक्खी कॉलोनी लगाई है वहां पर किसी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव ना किया गया हो। अगर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया गया होगा तो वहां पर मधुमक्खियां मरने लगेंगी। यही समय है जो किसान भाइयों के लिए उचित पराग इकट्ठा करने का और उचित शहद प्राप्त करने का। इन सब सावधानियों से आप स्थानांतरित करेंगे और मधुमक्खी कॉलोनियों को समय समय पर देखते रहेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गुहारपुर शामली के दिवेश यादव ने। आपने गेहूं की उचित पैदावार और अधिक उपज के लिए फसल के प्रबंधन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। रबी सीजन में जनपद में हमारा मुख्यतः जो यहाँ किसान भाई अनाज में गेहूँ उत्पादन करते हैं और कुछ उत्पादन जैसा कि गन्ना के बाद हमारे कुछ किसान लेट में गेहूँ बोया हुआ है। मैं सुझाव देना चाहूँगा खास तौर से जनपद शामली के लिए किसान भाइयों को कि अधिक उत्पादन गेहूं में कैसे लें। हमारा अधिक उत्पादन लेने का देखिए जो तापक्रम चाहिए गेहूं को, जो तापक्रम यहाँ 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए अच्छी फूट के लिए या अच्छी बढ़वार के लिए, लेकिन मौसम में उतार चढ़ाव देखने को में आ रहा है और इस उतार चढ़ाव में गेहूं में उत्पादन घटने के चांस हैं। उतार चढ़ाव में जैसे कि हमारा दिन में तापक्रम बढ़ जाता है, करीब 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है और रात में भी लगभग इतना कम नहीं हो पाता। तो इसलिए एक तो हमारे जो गेहूं के में दुष्परिणाम ये होगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती है और टिल्लिंग भी नहीं हो पाएगी और आप जो हमारे अगेते गेहूँ बोए हुए हैं उसमें
एक छोटी छोटी बाली निकलनी शुरू हो जाएगी। इस लिहाज से किसान भाइयों को थोड़ी सी यहाँ में सावधानी रखनी होगी अधिक पैदावार लेने के लिए। सावधानी ये है, एक तो नमी बनाए रखें, नमी में नमी बनाए रखें, और दूसरा जो हमारा किसान भाई यूरिया बहुत ज़्यादा डालता है, कम करें। हो सके तो आप लोग जो है यूरिया को टॉप ड्रेसिंग की स्थान पे उसमें स्प्रे के रूप में प्रयोग करें। हाँ किसान भाइयों, कुछ मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों ने लेट सोइंग की है गेहूं की, कि लेट सोइंग होने के नाते यूरिया का टॉप ड्रेसिंग ज़्यादा करना चाहता है। वो सोचता है कि यूरिया ज़्यादा डालने से ज़्यादा टिल्डिंग हो जाएगी और ज़्यादा वेटेटिव ग्रोथ हो जाएगी और ज़्यादा पैदावार होने की संभावना, ऐसा मानता है कि किसान भाई जो हमारे लेट गेहूँ हैं उसमें यूरिया की आधी मात्रा यानी कि नत्रजन की आधी मात्रा कर देनी चाहिए। सपोज करो नत्रजन आप लेट में 120 किलोग्राम पर हेक्टर दे रहे हैं, तो उसकी कम से कम 80 से 90 केजी पर हेक्टर ही डोज देनी चाहिए। तो उसके लिए एक ही बार में, जैसे कि पहली सिंचाई आप 21-22 दिन पे करते हैं, तो वो एक ही बार में ओट आने पे आपको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। वही 10-12 किलो पर बीघा के हिसाब से जो बैठती है। उसके साथ साथ आप लोगों को केवल 18 से 20 दिन पे आवश्यकता अनुसार नमी यानी कि सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, और लगातार यही सिंचाई आप लोग जो करते रहेंगे और इस हिसाब से आपकी पैदावार अधिक होने की संभावना बनी। सबसे अच्छा रहता है, देखिए पत्तियां जो हमारी पौधों की होती हैं और ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है अधिक टेम्परेचर में, तो आप लोग जो है उसका ये देखने में आया कि जो किसान भाई हमारे टॉप ड्रेसिंग ना करके 18-18 NPK जो इफको ने भी बना है और भी तमाम कंपनी आई हैं, उसका 1% का घोल के स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो एक तो अगर नखालिस यूरिया का करें तो कम 2% का, यानी कि 2 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं। अगेते गेहूँ दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये जो टेम्परेचर का बदलाव आया है, इसका एक दुष्परिणाम और आ सकता है कि गेहूँ में बीमारी जो पीली गेरुई जो ये रस्ट है वो आने की संभावना, ये क्योंकि ये फफूंदी जो है जो टेम्परेचर का, आर्द्रता का, ह्यूमिडिटी जो होती है उसके उतार चढ़ाव से ज़्यादा ग्रो कर जाता है। हाँ देखिए, जनवरी में जैसे कि रात को कुछ ठंडा दिन में गर्म होता है, तो ये जो फफूंदी हमारे पीली गेरुई की जो बात करते हैं बीमारी गेहूं में, तो उसमें ज़्यादा ग्रो हो जाती है, ज़्यादा संभावना रहती है बढ़ने की, कि इसमें उसके सुरक्षात्मक एक स्प्रे जरूर करें पीली गेरुई का। उसके लिए सबसे बढ़िया आपके बीच में जो दवाई है कार्बनडाजिम दवाई, यानी कि 2 ग्राम दवा और 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे, वही एक पर बीघा के हिसाब से 45 लीटर पानी, यानी कि हेक्टर के हिसाब से 600-700 लीटर पानी में घोल के एक स्प्रे जरूर करें। या आपको लगे कि ज़्यादा कहीं आपको खेत में देखने को मिल रही है पीली गेरुई, तो उसके लिए आपके पास जो दवाई है सबसे अच्छी आपके पास जो है फफूंदी नाशक, वो है प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल जो फंजीसाइड है, आप उसको जो है आधा लीटर दवाई और वही 600 से 700 लीटर पानी में घोल कर सीधा प्रति हेक्टर की दर से आप स्प्रे करें। तो इसमें अगर हम उसका ये सब चीज़ प्रबंधन अपनाएंगे तो खास तौर से जो आपकी जो उत्पादन लेने का जो आपका लक्ष्य है 60-65 कुंटल पर हेक्टर का, वो आप लक्ष्य को हासिल कर सकते। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उससे पूछा है सैदपुर गाजीपुर के सरल नारायण तिवारी ने। आपने शरदकालीन यानी सितंबर और अक्टूबर माह में बोई गई गन्ने की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अक्टूबर से लेकर के जो है नवंबर भर जिसकी प्लांटिंग हुई है उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम अपने खेतों में शुरू से ही अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल करके पौधा हमारा गन्ने का कमजोर हो जाएगा। इसलिए उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हमारा गन्ने का पौधा जो है 1 महीना का हो जाता है तो उसमें सलाह दिया जाता है कि पहली सिंचाई आप अवश्य कर दें, ताकि जो पौधा जो आंख नहीं अंकुरित हुआ है वह अंकुरित हो जाए और जो अंकुरित किया है उसको जो है तेजी से बढ़ने का मौका मिल सके। उसके बाद जो गन्ने में जो है रासायनिक खाद का जो नत्रजन की आधी मात्रा बची रहती है उसमें करीब 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहली सिंचाई के उपरांत देना चाहिए, जिससे कि हमारे गन्ने की बढ़वार अच्छी हो और पौधे को जो है उसको जो है भोजन मिल सके। उसमें सिंचाई करने के उपरांत जो हमारे कतार से कतार जो 90 सेंटीमीटर की दूरी है उसमें
हल से रीजर के द्वारा इंटरकल्चरिंग अंतरकर्षण अवश्य करें। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में इन क्रियाओं को करने से पौधों की जड़ों में वायु संचार अधिक होता है। इससे पौधों की वृद्धि और विकास ठीक ढंग से होती है तथा उपज पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। गन्ना का पौधा जो अक्टूबर में हम लोग रोपाई कर चुके होंगे, उसमें खरपतवार अगर दिखाई दे रहे हो तो गन्ने रोप के कम से कम जो है 50 दिन के उपरांत उसमें 2,4-D दवा जो है 1.25 किलोग्राम 700 से 800 लीटर पानी में मिला करके गन्ने के बीच में जो जगह बचा हुआ है उसमें छिड़काव करेंगे तो अवश्य आगे चलकर लतर के घर जो है खरपतवार तथा चौड़ी पत्ती के खरपतवार, इन समूह खरपतवारों का खरपतवार नाशी दवा डालने से उसका निदान हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों यांत्रिकी विधि से भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इस विधि से गन्ने की फसल में पहली निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 45 दिनों के अंदर करते हैं तथा दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 60 से 65 दिनों के बाद करते हैं। इस विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करने से फसल की वृद्धि अच्छी होती है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, annadaata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम लागत में ऑयस्टर मशरूम उत्पादन करने की तकनीकें, ड्रिप और मल्चिंग में मटर की खेती, एक सफल कृषक की कहानी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।